हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे। वेलकम टू फोरम आईएएस। दोस्तों, लास्ट वीडियो तक हम आपके साथ चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे और इसमें हमने हैदराबाद और द कर्नाटक वाला सेक्शन था वो डिस्कस कर लिया था। तो आज हम आपके साथ बंगाल और उसके बाद फिर अवध और केरला वाला डिस्कस करेंगे। तो बंगाल को इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए पूरा का पूरा वीडियो सिर्फ हम बंगाल पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बंगाल को देखते हैं। देखिए, जो करंट का हमारा बंगाल है वो उस समय के बंगाल से बिल्कुल अलग था। उसके जोग्राफिकल कंडीशन को थोड़ा देखते हैं। जो उस समय का जो हमारा बंगाल है उसमें उड़ीसा, बिहार, ईस्टर्न यूपी के कुछ हिस्से, कुछ छत्तीसगढ़ वाले हिस्से और पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल जो था और बांग्लादेश के कुछ पार्ट भी इंक्लूडेड थे। तो उसमें एक बहुत बड़ा एरिया था बंगाल का। और यहाँ पर समझिए, चूँकि ये यहाँ पर मुगल एम्पायर दिल्ली में रूल कर रहा था, तो ऐसी कंडीशन में ये थोड़ा सा दूर पड़ता था इनसे। और औरंगजेब के डेथ के बाद हमने देखा कि कैसे छोटे छोटे जो रूलर थे वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने लगे थे। याद कीजिए 1707 ये वो समय जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है, वो साउथ इंडिया में रहता है। तो नॉर्थ इंडिया के जितने भी उसके सूबेदार वगैरह थे, नोबल थे, वो सारे सारे विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी कंडीशन में बंगाल का भी उदय होता है। तो हम बंगाल को आगे देखते हैं। देखिए, जब सेंट्रल में मुगल अब सिमटता चला जा रहा था, मुगल एम्पायर जो था अब क्या था, पूरा बहुत बड़े एरिया पे था पहले। अब क्या हो रहा था, औरंगजेब के डेथ के बाद वो सिकुड़ता चला जा रहा था। मराठा एक तरफ अलग एक्सपेंस कर रहे थे अपने आप को। उस समय तक अंग्रेज भी आ गए थे और कुछ अदर अवध वाले एरिया भी अपने आप को डेवलप कर रहे थे। तो इसी कंडीशन में जो बंगाल के नवाब थे उन लोगों को मौका मिला। तो देखते हैं कौन लोग थे। दो लोग थे, एक था मुर्शीद कुली खां और एक पर्सन थे अलवर्दी खां। अलवर्दी खां मुर्शीद कुली खां के हेल्पर थे। इन दोनों ने ही दिल्ली से अपने आप को अलग करके अलग एम्पायर बनाने के एस्टेब्लिश किया। और देखिए, याद कीजिए 1700 में जब औरंगजेब रूल कर रहा था तो इसी ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया था। लेकिन उसके बाद 1717 तक, 1770 तक आते आते जब फर्रुखसियर रूल कर रहा था तो इसने इसे गवर्नर बनाया बंगाल का। बट एक्चुअल पावर आप समझिए, जब साउथ इंडिया में औरंगजेब था उसी समय से ये एक्चुअल पावर यूज कर रहा था एज ए दीवान के तौर पे। और 1770 तक इसे मौका भी मिल गया। इसे इतना समझ में आ गया था कि फर्रुखसियर उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि औरंगजेब था। तो इसने अब अलग होकर अपना अलग ही एम्पायर एस्टेब्लिश कर लिया, बंगाल एम्पायर। एक चीज़ इसने यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखा कि जो नजराने वगैरह दिल्ली को, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को भेजे जाते थे, वो यहाँ पर भेजता रहा, क्योंकि इसे पता था कि हो सकता है कि फिर से स्ट्रांग हो जाए और फिर से इन पर कब्जा कर ले। तो ये पॉइंट इसने यहाँ पर ध्यान में रखा कि नजराने वगैरह भेजता रहा। आगे देखते हैं। देखिए, जैसे ही इसने अपने आप को अलग किया दिल्ली से, जो इसके छोटे छोटे जमींदार वगैरह थे उन लोगों ने अब रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। उस समय का कस्टम ही चल गया था, सब कोई छोटे से छोटे स्तर पर भी अपने आप को राजा बनाना चाहता था। देखिए, कहा जाता है कि उस समय का छोटा से छोटा एक विलेज भी जो था वहाँ पर भी एक राजा होते थे, क्योंकि मुगल एम्पायर पूरा कोलैप्स हो चुका था। अब हर किसी को राजा बनने की इच्छा थी। इसी कंडीशन में इसके जो जमींदार वगैरह थे इन्होंने इसके अगेंस्ट में रिवोल्ट किया और 3 रिवोल्ट हुए इसके टाइम में। सबसे इंपॉर्टेंट था पहला, जो सीताराम रे, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद के नेतृत्व में हुआ था, उसे इसने सप्रेस कर दिया। उसके बाद 2 अलग अलग मुस्लिम जमींदारों ने भी, जैसे कि सुजात खान हो या फिर नजात खान हो, इन लोगों ने भी इसके खिलाफ रिवोल्ट किया। लेकिन इसने बड़े ही स्मार्टनेस से इन सबके रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। तो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे देखिए क्या किया इसने। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे मुर्शीद कुली खान ने एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। इसने जितने भी जागीर लैंड थे, याद किए जागीर वाला कॉन्सेप्ट कॉल कर लेते हैं जागीर को। जागीर क्या था, ऐसा लैंड होता था जहाँ पर पर्टिकुलर पूरे का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू कलेक्शन की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति को दे दी जाती थी और वही पूरा का पूरा रेवेन्यू कलेक्ट करता था और वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन भी करता था। तो मुगलों के टाइम में बहुत बड़ा एरिया, बहुत सारे जागीर दिए गए थे छोटे छोटे नोबल्स को। तो इसने जितने भी जागीरदारी वाले लैंड थे उन सबको खालिसा लैंड में कन्वर्ट कर दिया। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं खालिसा लैंड क्या है। देखिए, खालिसा लैंड वो लैंड होता था जिसपे पूरा का पूरा एम्पायर का कब्जा होता था। मीन्स जो भी रूलर होगा उसी के अंडर में पूरे खालिसा लैंड होगी। अब जितने जागीर थे वो खालिसा लैंड में बदल गए थे और इसने अपने कब्जे में ले लिया था और यहाँ से जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहे थे वो इनसे अपना खर्चा चला रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाली बात है कि अपने टाइम की जागीर लैंड को इसने खालिसा लैंड में कन्वर्ट कर दिया।
और जो इजारदारी वाली व्यवस्था थी, इजारदारी हमने डिस्कस किया था, याद कीजिए, जो मिडिल मैन वाला कॉन्सेप्ट था, बीच में लोगों को रख के लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, तो इसने इसे कंटिन्यू किया। और आगे देखते हैं इसमें, देखिए इसने अपने टाइम में जो पीजेंट थे, किसान थे, उनकी स्थिति सुधारने की कोशिश की, या अपनी सुधारने की कोशिश की, जो भी कहिए, हिस्टोरियन तो कहते हैं कि इसने अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश की थी। इसने पीजेंट के जो डिस्ट्रेस थे, जो कमी थी, उन्हें दूर करने के लिए एग्रीकल्चरल लोन, जिसे उस समय तकावी कहा जाता था, उसे इसने बहुत रिलीज किया। तकावी लोन बांटे बहुत सारे किसानों को, ताकि वो अपनी जो बुरी स्थिति है उसे दूर कर सके। बट इनडायरेक्ट फॉर्म में इसके दिमाग में ये था कि अगर एग्रीकल्चरल लोन उन्हें मिलेगा तो वो समय पे अच्छा प्रोडक्शन कर पाएंगे, और साथ ही साथ समय पे जो एग्रीकल्चरल रेवेन्यू है वो भी टाइम टू टाइम दे पाएंगे गवर्नमेंट को। तो लैंड रेवेन्यू एक तरह से फिर से स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसने तकावी लोन बांटे। लेकिन जैसे भी हो, किसानों के हित में इसने अवश्य ही सोचा और किसानों को स्थिति सुधारने की कोशिश की। आगे हम देखते हैं। देखिए, एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि जब औरंगजेब की डेथ हुई या औरंगजेब का एम्पायर धीरे धीरे कोलैप्स होने लगा, तो अब जितने भी छोटे रूलर हुए या बड़े रूलर हुए, उन सबको ये समझ में आ गया था कि रिलीजियस टॉलरेंट होना ही जरूरी है। अगर इंटॉलरेंट होते हैं तो लॉन्ग टर्म तक रूल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसने भी जो अपॉर्चुनिटी थी एम्प्लॉयमेंट वगैरह में, उन सब में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी को समान अवसर दिए, समान अधिकार दिए। और जो जमींदार वगैरह इसने मिडिल मैन बनाए इजारदारी वाले कॉन्सेप्ट में, उसमें लोकल बॉडी जितने लोग थे, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, उन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिए। यहीं सर निकल कर आता है, जैसे इसने लोगों को इजारदारी बांटे, अब यहाँ पर एक लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाला कॉन्सेप्ट आया। लैंडेड एरिस्टोक्रेसी शुद्ध हिंदी में से भू अभिजात वर्ग कहेंगे, ऐसा वर्ग जो लेटर में जमींदार महजनदार वगैरह बने, यही लोग बने जिनके पास सैकड़ों सैकड़ों बीघा जमीन होती थी, अब सारे के सारे जमींदार बन गए। तो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी अगर कॉन्सेप्ट अगर कभी पूछा जाए एग्जाम में, किसके टाइम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलप हुआ, तो ये हम देखते हैं मुर्शीद कुली खां के टाइम के डेवलप हो रहा है। आगे देखते हैं क्या हो रहा है इसके टाइम में। देखिए, जितने भी बंगाल के नवाब हुए, चूँकि उस समय तक अंग्रेज भी इंडिया आ चुके थे और व्यापार वगैरह कर रहे थे, कंपनी वाली कॉन्सेप्ट आ गई थी, तो सबको ये समझ में आ गया था कि जो ट्रेड है वो पब्लिक के साथ साथ गवर्नमेंट के लिए भी हेल्पफुल है। तो इन लोगों ने भी जो ट्रेड है, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड को बहुत महत्व दिया। इनके पीछे ने एक ही दिमाग में था कि जनता के साथ साथ सरकार की भी भलाई होगी, इसलिए इन्होंने इनकरेज किया मर्चेंट्स को, व्यापारियों को, चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो। देखिए, यही वो समय है जब फॉरेनर जितने भी मर्चेंट हैं इंडिया आ रहे हैं और राजाओं से अधिकार लेके छोटे छोटे एरिया में व्यापार करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ट्रेड को बढ़ावा दिया। आगे देखते हैं, यही सारे जो मर्चेंट होंगे इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कैसे। एक चीज़ इन्होंने ध्यान रखिए, इन लोगों ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उस समय के रोड पर, सड़कों पर व्यापार कैसे होता था? व्यापार या तो रोड के माध्यम से होगा या तो फिर नदियों के माध्यम से होगा। वर्तमान जैसा तो ऐसा नहीं था कि फ्लाइट से इधर से उधर सामान कैरी हो जाती थी। तो सड़कों की सुरक्षा के लिए, नदियों की सुरक्षा के लिए इन लोगों ने चोरों से क्या किए, बहुत सारे थाने बनाए और चौकियाँ बनवाई। थाने इन सेंस जो करंट का हमारा पुलिस स्टेशन होता है, सेम कॉन्सेप्ट वैसा ही, यहाँ पर अगर किसी के साथ कुछ सामान चोरी होती है, कुछ भी होता है, लूटपाट होती है, तो वहाँ जाकर मामला दर्ज कराए। और चौकिया इन सेंस जो करंट का हमारा चेक पोस्ट होता है, जहाँ से सामान इधर से उधर कहीं जा रहा हो बाई रोड या बाई रिवर, तो वहाँ पर चेक किया जा सके चेक पोस्ट के माध्यम से। और साथ ही साथ इन्होंने उस समय के जितने ऑफिसल्स थे, जितने भी इनके अधीन अधिकारी थे, उनको प्राइवेट ट्रेड करने का अधिकार नहीं दिया। उन लोगों पर बैन था कि वो प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, अपना निजी व्यापार नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें सब कुछ उन्हीं के हाथ में था। अगर वो निजी व्यापार करेंगे तो फिर सरकार के पास क्या जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। देखिए, ये वो समय था जहाँ एक तरफ तो मुर्शीद कुली खां व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चौकी बना रहे हैं, थाने बना रहे हैं, दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स भी इंडिया में आकर व्यापार करने लगे थे, क्योंकि फर्रुखसियर ने उन्हें 3000 रुपीज़ के सालाने पर पूरा व्यापार करने का ऑर्डर दे दिया था, और सेम बंगाल वाले ही कंडीशन में दिया था। तो आगे देखते हैं हम। देखिए, एक तरफ तो इन्होंने जो ब्रिटिशर्स इंडिया में उस समय व्यापार कर रहे थे, उनसे जो लॉ थे और जो कस्टम ड्यूटी थी वो फुलफिल करने के लिए कह रहे थे, बार बार प्रेशर बना रहे थे, दबाव बना रहे थे। लेकिन अंग्रेजों को लगता था कि मेन रूलर तो अभी भी दिल्ली में बैठा है, तो हम इनकी बात को क्यों फॉलो करें। ऐसी कंडीशन में कॉन्फ्लिक्ट होना लाजमी था, जो आगे बढ़कर बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट में दिखेगा। और
यहाँ पर बंगाल की जो सियासत है, रियासत है, वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी। तो एक पॉइंट यहाँ पर याद रखेंगे, मुर्शीद कुली खान ने कोशिश तो की थी अंग्रेजों को सप्रेस करने की, उनके लिए भी स्पेशल अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं देते थे, जो कस्टम ड्यूटी थी सबके लिए समान रखा था इन्होंने। आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए, एक चीज़ सबसे बड़ी कमी थी बंगाल के नवाबों की। सबसे बड़ी कमी क्या थी कि इन लोगों को लगा कि अब मुगल एम्पायर कोलैप्स हो चुका है और कोई बहुत बड़ा रूलर नहीं है जो इनके एरिया को फिर से इनसे छीन सकता है। इस कंडीशन में इन्होंने दोबारा अपनी आर्मी को कभी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश नहीं की। कैसे? मुर्शीद कुली खां के टाइम में कहा जाता है कि सिर्फ 2000 कैवलरी उनके पास थी और 4000 इन्फेंट्री थी। समझिए कि सिर्फ 2000 अश्वारोही सेना है उनके पास और 4000 पैदल सेना है। अब ऐसे में एक छोटी सी आर्मी भी उन्हें हरा सकती थी, जो लेटर ऑन हम देखेंगे प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा इन्हें हराया जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ी कमी थी कि इन्होंने अपने कभी भी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश नहीं की। इन्हें लगा कि अब छोटे छोटे रियासतें हैं, छोटे छोटे लोग हैं, और कंपनी को तो ये कंसिडर ही नहीं करते थे। इन्हें लगता था कि कंपनी, छोटी सी कंपनी, उनके लिए प्रॉब्लम कैसे क्रिएट कर सकती है। लेकिन अगर पूरी दुनिया से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इनका कॉन्टैक्ट होता, अफ्रीका से, यूरोप वगैरह से, तो ये समझ पाते कि ये छोटी सी कंपनी नहीं है, इनका मेन काम ही है जहाँ ये जाते हैं वहाँ बस जाते हैं। तो आगे हम देखेंगे क्या होगा। देखिए, 1727 में मुर्शीद कुली खां की डेथ हो जाती है और इसका जो सन इन लॉ था सुजाउद्दीन, वो गद्दी पर बैठता है और 1739 तक आते आते रूल करता है। एक लंबा समय तक रूल कर रहा है। उस समय तक धीरे धीरे अंग्रेज भी, ब्रिटिशर्स भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। अब अलवर्दी खां, जिसने हेल्प की थी बंगाल को एस्टेब्लिश करने में, वो थोड़ा सा अपने आप को नेग्लेक्ट फील कर रहा था। तो इसने सुजाउद्दीन थे, उन्हें और उनके सन सरफराज को किल करके फिर से नवाब बन गया बंगाल का। तो अलवर्दी खां फिर से रूल करने स्टार्ट करता है। हम अलवर्दी खां के टाइम में देखते हैं क्या होता है। देखिए, इसके टाइम में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसने अंग्रेजों को और साथ ही साथ फ्रेंच जो कंपनियां उस समय तक खुल चुकी थी, कंपनी जस्ट लाइक एक छोटा सा बिल्डिंग होता था, वहीं पर वो व्यापार वगैरह करते थे, ऑफिस बनाते थे। तो यहाँ पर ये लोग किलेबंदी करना चाहते थे कि बाउंड्री वगैरह बनाकर, स्ट्रॉन्ग बनाकर किले जैसे बना दें, जैसे उस समय के राजा महाराजा होते थे कि कभी भी उन पर कोई अटैक करे अगर, तो वो उसे आसानी से हरा दें। तो इसने किलेबंदी पर रोक लगा दी थी, किलेबंदी नहीं करने दी थी। यही एक सबसे इंपॉर्टेंट काम था। लेकिन ये कंपनी की ताकत को भांप नहीं पाया और ना ही बाहरी दुनिया से इसके संपर्क ने, अगर संपर्क होता तो प्रॉब्लम ना होती। लेटर ऑन हम देखेंगे, जैसे इसका जो सक्सेसर था सिराजुद्दौला, इसके टाइम में अंग्रेज अब इतने हावी हो चुके थे कि बैटल ऑफ प्लासी होती है और वहाँ पर बंगाल के नवाबों की हार होती है और अंग्रेज पूरी तरह से पूरे एरिया पर कब्जा कर लेते हैं। तब पूरा का पूरा बंगाल जो एम्पायर है वो कोलैप्स हो जाता है सिराजुद्दौला के टाइम में। तो बैटल ऑफ प्लासी को हम पूरा अलग से डिस्कस करेंगे कभी हिस्ट्री के क्लास में, या अगर कहीं किसी अगले चैप्टर में आता है तो वहाँ डिस्कस कर लेंगे। ये वो समय था, समझिए, कि बंगाल कोलैप्स हो चुका है और अंग्रेज अपने आप को एक्सपेंस कर रहे हैं। तो इस यहाँ पर बंगाल वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। तो इसके बाद हम अवध वाला और जो केरला वाला सेक्शन है उसे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में आपके साथ। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।